हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। एंड इन केस you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो को हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करेंगे, कुछ एथिक्स के एग्जाम्पल और कुछ GS3 के एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, हॉलिडे पैकेजेस, कंतारा टिकट्स फॉर पुलिसमैन विद गुड बिहेवियर। इससे पहले कि हम देखें, एक कर्सरी रीडिंग दें इस पर्टिकुलर आर्टिकल की, थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आपके लिए क्या यूटिलिटी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल की। देखिए, एथिक्स की केस स्टडी और बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाता है यूपीएससी के, सिंस यू नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन द स्ट्रीम यू आर गोइंग टू एंटर, एंड यू नो दैट कहीं ना कहीं जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनके लिए इंसेंटिव बहुत कम रह जाता है अच्छी गवर्नेंस को फॉलो करना। तो इन दैट केस हाउ यू थिंक के एक सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस मॉडल या फिर प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी, हार्डवर्क, इनको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं ऑफिसर्स के अमिडिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू का एक क्लीशे क्वेश्चन है ये, और एथिक्स में भी पूछा जाता है। और एथिक्स में भी गवर्नेंस का, यानी कि जो पब का सेक्शन होता है थ्योरी का, उसमें भी गवर्नेंस में ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ से मिलता है। आई वुड फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू यहाँ क्या लिखा है, और इसमें से फिर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या वो 2 लाइन का पॉइंट आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि इट वॉज अ सेलिब्रेटरी मूड एट द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द साउथ ईस्ट। देखिए क्या हुआ है कि बेंगलुरु के साउथ ईस्ट डिवीजन में 9 पुलिस ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को सिलेक्ट किया गया है उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट बिहेवियर के लिए। उनको हॉलिडे पैकेजेस दिए गए हैं, मूवी टिकट्स दी गई हैं, कन्नड़ जो ब्लॉकबस्टर मूवी है कंतारा, और साथ ही में फैमिली डिनर्स के लिए भी टिकट्स दी गई हैं। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इंसेंटिव। अब ये कैसे हुआ है, देखिए यहाँ पे इन पर्टिकुलर पुलिस स्टेशंस में एक क्यूआर बेस्ड फीडबैक सिस्टम लाया गया है, जिसमें जो भी पुलिस स्टेशन को विजिट करता है, जिन भी ऑफिसर से उन्होंने मदद ली है, दे हैव मेट देम, उनको वो फीडबैक देते हैं, स्टार रेटिंग देते हैं कि अच्छा दिस ऑफिसर वाज ओके 5 स्टार रेटेड, या फिर हमारी कुछ कंप्लेंट्स हैं, या फिर ये हमारी सजेशंस है, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है और सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा सकता है इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन को। फिर इसके बेसिस पे महीने के एंड में जो स्टार परफॉर्मर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। उनको ना ही केवल रिवॉर्ड किया जाता है मूवी टिकट्स, फैमिली डिनर्स, हॉलिडे पैकेजेस के साथ, बल्कि साथ ही में उनको उस स्टेशन पे हाईलाइट किया जाता है उनकी पिक्चर्स के साथ, that they are the stars of the month. So this is actually a very very beautiful step to motivate officers, पुलिस ऑफिसर्स, ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। दे कीप ऑन वर्किंग हार्ड, दे परफॉर्म बेटर इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी, ह्यूमिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड्स द पब्लिक। जो उनके पुलिस स्टेशन में आ रही हैं, कितनी केयर के साथ, कितनी डिलीजेंस के साथ आप विजिटर्स को हैंडल करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे हमें एक एथिक्स का एग्जाम्पल मिल गया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में हमें एक एग्जाम्पल मिलता है। एट द आउटसेट ओनली हम डिस्कस करेंगे कि किस चीज का एग्जाम्पल है, सो दैट यू डू नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द मेन थिंग। ठीक है, तो आर्टिकल्स तो पढ़ने में, सुनने में सब अच्छे ही लग जाते हैं अगर अच्छे से समझाए जाए तो, लेकिन उसमें से आपकी यूटिलिटी क्या है, यू शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन इट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? दिस मूव इज एक्चुअली एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रूरल इकोनॉमी एंड इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो देखिए, बहुत सारी जगहों पे आप इसे एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। एक तो बहुत बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी माने जाते हैं, पर इस जगह पे कैसे दोनों कैन गो हैंड इन हैंड, दोनों कैन गो टुगेदर, ये इंश्योर किया जा रहा है। साथ ही में अगर रूरल इकोनॉमी पे, क्योंकि देखिए रूरल इकोनॉमी को जितना आप उन मटेरियल से, उन रिसोर्सेज से डेवलप करने की कोशिश करें जो एक्चुअल में रूरल सोसाइटी में अवेलेबल है, द बेटर इट इज। तो रूरल इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ है, काउ डंग टच छत्तीसगढ़ स्कूल हॉस्टल गेट फ्रेश कोट ऑफ पेंट।
सो वी विल रीड इट, और ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है स्पेशली GS3 के लिए, रूरल इकोनॉमी, और क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी मोर और लेस GS3 का ही पार्ट है, सो देयर इट इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल फॉर यू. ओके, तो क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ के एक स्कूल जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है, और एक हॉस्टल, उसको एक काउ डंग का पेंट किया गया है. ये इनिशिएटिव किसके तहत लिया गया है? चीफ मिनिस्टर जो है छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल जी, उनका एक इनिशिएटिव है गोधन न्याय योजना. ठीक है, तो आई विल एक्सट्रैक्ट अगेन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे लिखनी है, डू नॉट वरी, बट बिफोर दैट हमें समझना है कि हुआ क्या है. दिस पेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ओके, तो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है. काउ डंग पेंट यूनिट हैज, ओके, तो ये जो काउ डंग पेंट यूनिट है, जहाँ पे 500 लीटर पेंट हर दिन मिनिमम इतनी कैपेसिटी ही है प्रोड्यूस करने की, ये बेसिकली यूनिट हैज बीन बिल्ट अंडर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क. ठीक है, दिस इज एन एम्बिशियस स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट. तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है, और स्टेट की, छत्तीसगढ़ की सारी ही गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जितनी भी होंगी इन फ्यूचर गोबर पेंट से ही बेसिकली इट वुड बी पेंटेड, है ना. तो ये सारी बिल्डिंग्स, तो आपके लिए यहाँ पे सिर्फ इतना है, द छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ गोधन न्याय योजना वेयर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स have been painted with गोबर पेंट. ओके, सो दिस इज sort of आप इसको जैसे भी अपने हिसाब से लिखें, तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, विच इंश्योर्स दैट रूरल इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन गो हैंड इन हैंड. ओके, आई होप ये आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल की तरह सर्व करेगा. ओके, तो अब देखिए हमें कुछ एडिटोरियल्स डिस्कस करने हैं. अब यहाँ पे भी टारगेटिंग द सॉन्ग, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ ब्रीफ आपको बातें बताना चाहती हूँ. ये भी आपके लिए एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, एसे के पर्सपेक्टिव से. सी अ लॉट ऑफ रिलीजन इज हैपनिंग लेटली इन आवर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी, बाहर भी बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हम देख रहे हैं लेटली, बहुत सारी चीजें. तो सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली एसे में पूछा जा सकता है. ओके, तो सेक्युलरिज्म पे एक बहुत अच्छा मटेरियल प्रिपेयर कीजिए, उसको आप GS2 की लैंग्वेज में नहीं लिख के आ सकते. देयर हैज टू बी अ सोशल डायनामिज्म इन्वॉल्व इन इट. ओके, तो एथिक्स में भी एक टॉपिक है टॉलरेंस पे, क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है. तो टॉलरेंस में भी तो आप गो बैक टू पाकिस्तान, जो ट्विटर पे ट्वीट्स हैं, बॉयकॉट मूवमेंट्स हैं, या फिर आप मोहम्मद शामी को जो बोला गया, मोहम्मद शामी कंट्रोवर्सी, जो क्रिकेटर हैं. सो ये सारी चीजें जो है, ये एक ब्रीफ आपके लिए एग्जाम्पल्स की तरह काम करते हैं. ऑल्दो अगर हम इसके इमोशनल एस्पेक्ट पे जाएं, तो ये मतलब अभी तो हम पेपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, सो इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल कंसर्निंग. ओके, बट नेवरदलेस हम अभी अपने आप को पेपर तक ही कंस्ट्रेन करके रखेंगे. तो आपके लिए इस तरह के एग्जाम्पल्स जो कहीं ना कहीं हमारे सोशल फैक्ट, सी नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि हमारी जो फाउंडेशन है भारत की, व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया. आइडिया ऑफ इंडिया, व्हेन इंडिया वाज मेड, हाउ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन. इट वाज मेंट टू अपने में हर किसी को जगह देना, और जो उनका अस्तित्व है उसके साथ जगह देना, ये इंडिया का विजन था, है ना. इसीलिए हम पाकिस्तान से या बाकी कंट्रीज से अलग हैं. तो जब हमारे, इसीलिए कहा जाता है, अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट कभी कभी आ जाता है हमारे सामने कि हमारे सोशल फैब्रिक को, हमारी फाउंडेशन को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हैं. ऑल्दो ऐसे स्पोरेडिक इवेंट्स, ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार हो रहे हैं, होता ही है, बहुत सालों इसकी हिस्ट्री है पुरानी, पर कहीं ना कहीं ये आइडिया ऑफ इंडिया को क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो आपके लिए तो एथिक्स के लिए और ऐसे के लिए एक एग्जाम्पल है. यू विल ऑफ कोर्स, व्हाट आर योर व्यूज, आप उनको पॉलिटिक्स से दूर रख के लिखें. ठीक है, टारगेटिंग द सॉन्ग, तो यहाँ क्या हुआ है, एक स्कूल प्रिंसिपल को और एक शिक्षा मित्र को यूपी में, दे हैव बिकम द लेटेस्ट विक्टिम्स ऑफ एन ऑन गोइंग कल्चरल वॉर इन द स्टेट ऑफ यूपी. ओके, ऑल्दो कर्नाटका को भी बहुत अब क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज ऑफ द हिजाब रो, ये सारी चीजें जो हम कर्नाटका में देख रहे हैं, बट यूपी में स्पेशली जो भी मदरसा सर्वेज हुए, ये सब वगैरह थोड़ा आप एक दो वर्ड में लिखिए, बहुत ज्यादा मत लिखिएगा. ठीक है, दीज टू स्टाफ मेंबर्स ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल इन बरेली वर सस्पेंडेड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑन वेडनेसडे एंड एन FIR अगेन. अब देखिए हुआ क्या है, मैं आपको बताती हूँ. ये बेसिकली एक विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कंप्लेन फाइल की एक स्कूल में, एक प्रेयर चल रही थी उसके खिलाफ.
उस FIR ये लॉन्च की गई कि दिस इज हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज। ठीक है, तो अब ये ऐसी क्या प्रेयर थी? ये एक प्रेयर सॉन्ग है विच इज रिटन बाय इकबाल, अलामा इकबाल, जो आप जानते हैं जिन्ना, जिन्ना के कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन थी इकबाल, है ना। सो अब ऐसा नहीं है, इकबाल की बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स हैं जो हमें पता भी नहीं है। सो some of the things now when I read them I get to know, okay, oh, this was written by Iqbal, I never knew it honestly. तो ये सारी चीजें it hurts the sentiments of Hindus and the teachers involved in the okay. और ऐसा टीचर्स को बोला गया कि ये जो इकबाल की प्रेयर्स आप गवा रहे हैं बच्चों से, या फिर ऐसा इतने सालों से आपके स्कूल में चल रहा है, तो मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कन्वर्जन के लिए। तो कौन से सॉन्ग पे कंट्रोवर्सी हुई है आपके लिए एग्जाम्पल सिर्फ इतना है, इकबाल पोइट्री और सॉन्ग्स कंट्रोवर्सी इन यूपी, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे 1902 का एक सॉन्ग है लब पे आती है दुआ। तो देखिए ये जो सॉन्ग है इट इज वाइडली रिसाइडेड इन मॉर्निंग असेंबलीज इन हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स। इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, इवन ड्यूरिंग माई स्कूल ये एक प्रेयर थी विच जो हमारी म्यूजिक क्लासेस में सबसे पहले हमें सिखाई गई थी। तो ये बहुत ही वाइडली रिसाइडेड प्रेयर है। The complainant according to the FIR was upset with the last two lines, क्योंकि इस सॉन्ग की, इस प्रेयर सॉन्ग की लास्ट दो लाइनें ये हैं, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको, यानी कि विच एवर पाथ इज गुड, प्लीज आप मुझे इतना गाइड कीजिए दैट आई शुड रिमेन ऑन दैट पाथ। ओके, तो बात यहाँ पे ये लिखी है कि इसको अगर हम एक रिलीजियस ईडियम या रिलीजियस विजडम में देखेंगे तो ठीक है, मे बी इट इज रिलेटेड टू अ मुस्लिम गॉड, ओके, सो दैट वे इट बिकम्स लाइक दैट, बट द फैक्ट इज गॉड तो गॉड ही है। अगर आप सच में भगवान में विश्वास करते हैं तो हर भगवान से यही तो मांगना चाहता है कि आप अच्छी राह दिखाएं। तो दैट वे इट बिकम्स अ कल्चरल वॉर। द कंप्लेनेंट एंड द, अब आई विल हैव टू कट शॉर्ट इट कि कहाँ पे हमें और कुछ यहाँ से मिल रहा है। The complainant and administrative action taken on it by the police and education departments respectively is deeply disturbing. It reveals a willful cultural ignorance and deepening social polarization that, going ahead, could have an increasingly chilling effect in the teaching and learning of poetry and literature. इकबाल दी ऑथर, अब देखिए ये भी बहुत, आई डो नॉट नो अगर आपको ये बात पता थी कि नहीं पता थी, जो सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये भी इकबाल ही इनके ऑथर हैं। और ये जब वो आई थिंक 27 ईयर्स के थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी, एंड दिस पर्टिकुलर पोएम वेंट ऑन टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड अदर्स। तो ये कहीं ना कहीं अब इकबाल पे क्वेश्चन उठने लगना, ऑफ कोर्स इकबाल पे क्वेश्चन उठना अलग बात है, पर ये तो हेरिटेज है पूरे सब कॉन्टिनेंट की। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, भारत आता है, तो कहीं ना कहीं ये हर जगह जानी जाती हैं ये सारी पोएम्स और ये सारी लिटरेचर। ओके, तो यहाँ पे बस इतना ही था आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था। अब जो नेक्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज एक्चुअली ऑन पॉक्सो, बट यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा कंक्लूजन और एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा। आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज नोट इट डाउन, जहाँ पे भी मैं पॉइंट आउट करूंगी मेजर क्वेश्चंस अबाउट माइनर्स। ओके, तो फाइनली क्या हम इस आर्टिकल को अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम ऑलरेडी इस पे एडिटोरियल्स, बहुत सारे पॉक्सो पे आर्टिकल्स देख चुके हैं, क्या मद्रास हाई कोर्ट का कहना था, क्या दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था। लेकिन अब हम इस आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने, अब विंटर सेशन हैज कम टू एन एंड, तो अब विंटर सेशन खत्म हो गया, लेकिन जब सरकार से पूछा गया कि आप पार्लियामेंट को प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, एडुकेट कीजिए कि आपके क्या कोई प्लान है कि आप एज ऑफ कंसेंट को रिवाइज करेंगे, क्या 18 से 16 कर देंगे, ठीक है, कि आप वॉलेंटरली किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक लड़की या एक लड़का एंगेज हो सकता है इफ ही और शी इज अबव 16 ईयर्स ऑफ एज, और वो 18 साल से कम है, मतलब 17 साल एक ऐसी उम्र है तो वो क्रिमिनलाइज हो जाता है। ओके, नेवरदलेस, तो ये बेसिकली सरकार ने इस पे आंसर दिया है पार्लियामेंट में कि हमारे ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। तो ये बात आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने ये मैसेज दिया था पार्लियामेंट को दैट यू प्लीज एड्रेस ये कंसर्न जो है एज ऑफ कंसेंट को लेके पॉक्सो एक्ट के तहत, क्योंकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने एग्जाम्पल भी दिया जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे कि कैसे सबसे बड़ा जो जस्टिस सिस्टम में क्लॉग है वो इस तरह के केसेस, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि स्पेशली लड़की के जो घर वाले होते हैं, सिंस जो एक लड़की फॉर एग्जाम्पल 16 साल की है या 17 साल की है या 17 प्लस है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर शी इज रोमांटिकली इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय,
तो और फिर वो फैमिली पसंद नहीं है लड़की के माँ बाप को या रिलेटिव्स को, या फिर वो लड़का ही पसंद नहीं है, तो चाहे उस लड़की का कंसेंट है, पर अब क्योंकि लॉ तो लॉ है, पॉक्सो में लिखा है कि 18 साल से नीचे के सारे बच्चे बच्चे हैं, है ना, सो दैट बिकम्स अ रेप। तो फिर वो उसको विक्टिमाइज, मतलब यानी कि उसे वेपनाइज करते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट को, और फिर काफी वहां पे मद्रास हाई कोर्ट में भी रिसेंटली हमने एक केस जैसे देखा था कि वो लड़की कह रही है दैट प्लीज प्लीज डू नॉट डू दैट, आई डू नॉट वांट माय बॉयफ्रेंड, और वो तो दे इवन गॉट मैरिड, है ना, तो फिर उसके लेकिन पेरेंट्स नहीं माने, तो इट सेड नो, उसने मैनिपुलेट किया होगा हमारी बेटी को एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो दिस इज हाउ दीज काइंड ऑफ, जिसको कंसेंट मिला हुआ है जिन रिश्तों को, उसको भी वेपनाइज किया जा रहा है। ओके, तो ये चीज बेसिकली है, इसीलिए जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने बोला प्लीज लुक इनटू द मैटर। द मद्रास, दिल्ली एंड मेघालय हाई कोर्ट्स हैव फ्लैग्ड मैटर्स कंसर्निंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन और विद इन अ लॉन्सेंट अंडर पॉक्सो। और ये बात आपको पता है, इन तीनों ही हाई कोर्ट्स ने, जितने भी इनके पास इस तरह के केसेस आए हैं कि जिसमें 17 साल की उम्र, 16 साल की उम्र, जिसमें कंसेंट है इन्वॉल्व, उन सब में बेल दे दिया इन्होंने, जो स्पेशली लड़कों को, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ बेसिकली केस फाइल किया गया था। ऑन नवंबर 12, okay, the Delhi High Court in AK versus State Government of NCT of Delhi, ordered by Justice Jasmeet Singh, stated that the intention of, जैसे इन्होंने बोला कि पॉक्सो का इंटेंशन चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने का था जो 18 साल से कम के हैं फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ना कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स को क्रिमिनलाइज करना जहां पे कंसेंटिंग यंग एडल्ट इन्वॉल्व हैं। ओके, तो तमिल, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल आप मेंशन भी कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की पुलिस गाइडलाइंस ये कहती हैं, देखिए एक लॉ होता है, ये बात आपको मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, विजन आईएएस की मैगजीन्स डिस्कस करते हुए बता चुकी हूँ कि एक लॉ होता है, एक लॉ एक विजन देता है, ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि आईएएस ऑफिसर्स या फिर आईपीएस ऑफिसर्स, या फिर ये इस लॉ के लिए गाइडलाइंस या रूल्स बनाते हैं, ठीक है, एटलीस्ट अपने टेरिटरी के आसपास उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, बिकॉज एवरी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री इज डिफरेंट। ओके, तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो तमिलनाडु की पुलिस की गाइडलाइंस ये कहती हैं, उन्होंने अपने पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट किया हुआ है कि रश में, हेस्ट में अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है यंगस्टर्स को फॉर रोमांटिक केसेस अंडर पॉक्सो। ओके, तो क्योंकि देखिए, क्योंकि एक्ट, एक आपको याद होगा हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे जो अंडर ट्रायल्स हैं या फिर इतने सारे लोग जो जेल में हैं, व्हाई आर जेल्स ओवर क्राउडेड, तो हमने एक एडिटोरियल देखा था कि ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स के, है ना, रूट्स पे लाई करता है इस तरह के हमारी कंट्री में, चाहे वो कॉलोनियल लेगेसी के लॉज हों, चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बनाए गए लॉज हों, जिसमें एक टेंडेंसी है टू ओवर क्रिमिनलाइज द एक्शंस। तो बेसिकली जब हर पर्टिकुलर एक लॉ में अरेस्ट इतनी जल्दी करना, अरेस्ट का प्रोविजन दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ओवर क्राउडिंग ही होगी ना जेल्स की, तो कहीं ना कहीं हमें लॉज को ठीक करने की जरूरत है। ओके, however the cumulative victimization of the consenting girl also deserves the lawmakers attention. पॉक्स, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वो लाइन है जो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपने कंक्लूजन्स में, अपने आर्टिकल्स को, अगर अपने आंसर्स को अगर आप रिच बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेंड एन इम्प्रेशन कि आप सही में एक बहुत ही अवेयर इंसान है और you've been reading stuff and nicely, तो आप प्लीज लिखिए जब भी कोई इस तरह के कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि अडॉप्शन, अबॉर्शन, ये सारे केसेस इकट्ठे चल रहे हैं, राइट, तो आप पॉक्सो, एमटीपी and child marriage act create a complex socio-legal web that deprives the minor girl of the rights of dignity, liberty, sexual and reproductive health and undermines her privacy. तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, तो क्योंकि पॉक्सो में भी ऐसा समझा गया है कि एक 18 साल से नीचे अगर एक लड़की होगी तो कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ी है, चाहे वो 17 साल की है, शी इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट ओनली। एमटीपी में अभी जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने बोला कि ऐसा, मतलब ऐसा क्या हो रहा है, वैसे एक बार लॉजिकली अगर हम सोच के देखें, जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने बोला कि अगर एक हेल्थ तो सबकी हेल्थ ही होती है, चाहे वो एक मैरिड विमेन हो चाहे वो अनमैरिड विमेन हो, लेकिन मैरिड विमेन को इतने 24 वीक्स के बाद भी आप अलाउ कर रहे हैं कि आप यू कैन गेट योर अबॉर्शन डन, बट अनमैरिड की हेल्थ आ जाती है कि नहीं वो नहीं कर सकते, इट इज अनसेफ। हाउ इज दैट हैपनिंग? सो
अगर कोई ऑब्वियसली यहाँ पे एक टैबू इन्वॉल्व है अनमैरिड वुमेन के साथ, उसकी प्रिवेसी के साथ, है ना। तो ये चीज MTP दैट वे, ओके। और यहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 लॉज का आप कॉन्काशन लिख सकते हैं, दैट दीज आर द लॉज। सोशो लीगल वेब है जो डिप्राइव करता है माइनर गर्ल की राइट टू डिग्निटी, लिबर्टी, सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, ठीक है। द लीगल एस्पेक्ट ऑफ टीनेज सेक्सुअलिटी हैव अंडरगॉन, अब देखिए ये चीज आपको याद होगा अगर एज इट इज एक एक स्टेटमेंट आ जाती है प्रीलिम्स में कि 40 साल तक पॉक्सो एक्ट से पहले 16 साल एज होती थी कंसेंट की, ठीक है। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो एज ऑफ कंसेंट क्या हुआ करती थी पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे, इट वाज 10, फिर उन्होंने इसको 12 कर दी, फिर 14, फिर 16, फिर उसके बाद फाइनली 18। 18 कब की गई थी? 18 2013 की एक अमेंडमेंट लाके की गई थी जब पॉक्सो लाना था। Okay, तो ये basically the law disregards the likelihood of a minor girl engaging in sexual activity voluntarily. It thus desexualizes her. The law that criminal, अब देखिए you write about women, तो there are a lot of dimensions, are it there, है ना। तो आप बहुत सब कुछ लिख सकते हैं, you can write about society, you can write about social legal web, आप बहुत सारे laws state कीजिए कि कैसे laws को change करना बहुत जरूरी है if you want a change in the society, in tabooization, और यहाँ पे जैसे हमने पॉक्सो, MTP, चाइल्ड मैरिज एक्ट पढ़ा है, तो प्लीज राइट एवरी पॉसिबल डायमेंशन, ओके। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जो आपको अगर इफ यू आर वेरी गुड विद राइटिंग एसेज और राइटिंग, आपका काफी अच्छा राइटिंग स्किल है ना, दैट्स गुड, ब्रिलियंट, ओके। बट जस्ट इन केस इट इज इन द केस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, अच्छा सो देयर इज अ लीगल डायमेंशन, देयर इज अ सोशल डायमेंशन, so there is an environmental dimension also if we talk about women, because women are always at the forefront while Chipko movement or other movements. So write about it, what is a woman, what is the mentality of a woman, how should they be protected and why should they be protected, if not protected, empowerment, है ना। तो ये चीज, ओके। तो हम कहाँ थे, अब ये चीज आपको कभी भी पॉक्सो पे क्वेश्चन आए, आपको डेटा लिखना ही है। एक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मेंशन करनी ही होती है, तो पॉक्सो पे अगर एक क्वेश्चन आए, फुल फ्लेजेड नहीं आएगा तो एक पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि MTP पे भी बहुत सारा 2021 में अमेंडमेंट आई है, अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हो, GS2 में या GS1 में, जिसमें एक MTP है और एक पॉक्सो है। तो आपको फिर अगर पॉक्सो वाले पार्ट में जहां भी आप उसे बाइफिकेट करके आंसर को लिखेंगे, सो यू विल हैव टू मेंशन अ पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच इज यस विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट, द मद्रास हाई कोर्ट एंड विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, विदाउट दिस नॉट पॉसिबल टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फुल कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो ये चीज आप लिखिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5, उसका डेटा क्या कहता है कि 39% ऑफ वुमेन हैड देयर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस बिफोर टर्निंग 18, ठीक है। तो जब 18 साल से पहले 39, अराउंड 40% जो वुमेन है उसका फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप कैसे उस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि 18 साल से नीचे सब बच्चे ही होते हैं। सो कंसेंट इज इन्वॉल्व, राइट। द सेम सर्वे प्रोवाइड्स एडिशनल एविडेंस ऑफ सेक्सुअल एंगेजमेंट अमंग अनमैरिड adolescent girls by reporting contraception used by 45% of unmarried girls in the age group of 15 to 19 years. So this is the data which reflect कि सोसाइटी है क्या, मतलब what is going on, किस तरह का सोशल चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात ऑथर्स ने कहाँ लिखी है, आई डू नॉट नो, शायद यहाँ कहीं लिखी है, लेकिन उन्होंने ये बात भी लिखी है कि या तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं या लॉ मेकर्स हैं वो ये चीज इग्नोर कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं सोशल चेंज आ चुका है कि नहीं आ चुका, उनको कोई मतलब ही नहीं है इस बात से, या फिर उन्हें सच में ही नहीं पता कि सोशल चेंज हो चुका है। ओके, तो ये डेटा उनके लिए एक आई ओपनर है, तो सरकार का डेटा है, उन्हीं के पास आया है, तो व्हाई नॉट। Okay, the recent criminal law amendment in UP that imposed a blanket ban on, अब देखिए यूपी में एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुई, तो उसके माध्यम से एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया ऑन ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल टू अ रेप अक्यूज्ड। अब देखिए क्या है कि अगर आप एक ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं कि किसी को एक एंटिसिपेटरी बेल मिल ही नहीं सकती रेप के केस में, तो वो रेप केस चाहे पॉक्सो के तहत ही क्यों ना हो, और वो रेप केस एक्चुअल में वेपनाइज करने की कोशिश की गई एक्ट में जिसमें दोनों ही का कंसेंट इन्वॉल्व, इट इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो फिर वहां पे भी इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट, द स्टेट सीम्स टू बी एक्टिंग, क्योंकि
जो स्टेट है, चाहे वो केंद्रीय सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे आप बेसिकली एक पेरेंट की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. यू वांट टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड पैराडॉक्सिकली प्रोसिक्यूटिंग द यूथ एट द सेम टाइम. ओके, द नंबर ऑफ जुवेनाइल्स. अब देखिए ये भी बहुत एक क्वेश्चन होता है. आई थिंक फिलोसॉफी और ये सब का जो पार्ट आप पढ़ते हैं अपने ऑप्शनल्स में, तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि इज द स्टेट अ पेट्रियार्क, है ना, कि क्या वो आपके फादर मदर, है ना, ऐसा उनको काम करना चाहिए या लिबरलाइज करना चाहिए. सो देयर हैज टू बी बैलेंस, है ना. तो ये फिर वहां पे आंसर आता है. So we will again come back. The number of juveniles, especially those between the ages of 16 and 18, apprehended under POCSO Act in the country has seen a staggering jump. और यही चीज मैं आपको बता रही थी कि 16 से 18 के बीच में जो एज ग्रुप है ना, इसमें सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं पॉक्सो के तहत. ठीक है, तो इन्होंने 180% का जंप देखा है 2017 से 2021 के बीच में. ये एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट बताती है. अगेन अ वेरी गुड डेटा दैट यू शुड बी कोटिंग. ओके, क्रिमिनलाइजिंग अंडर एज. अभी देखिए पता है क्या है, हम विजन आईएएस की पॉलिटी और गवर्नेंस का सेक्शन डिस्कस तो कर रहे हैं, बट आई डू नॉट नो मे बी सोसाइटी वाले सेक्शन में आया हो कि इस एक्ट को प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया गया है विजन आईएएस में भी. वेल लेट्स सी, मे बी आगे किया जाए. क्रिमिनलाइजिंग अंडर एज सेक्सुअलिटी, 25% ऑफ टोटल पॉक्सो केसेस बर्डन्स दी ऑलरेडी. ओके, तो अब देखिए ओवरबर्डनिंग जो कोर्ट्स है, अब आप खुद सोच के देखिए क्या होता है ना कि अभी अभी तो एक और चीज हो गई है ना, जो किरण रिजिजू है हमारे लॉ मिनिस्टर, कोलिजियम सिस्टम पे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी फाइन, बट द फैक्ट इज बेल ना देना. अब ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है. आई डू नॉट नो ऑन विच साइड यू डू लाई. आपको जरूरत है भी नहीं है वैसे तो किसी साइड पे लाई करने की, बट अगर हम थोड़ा कॉमन सेंसिकल वे में देखिए, और जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, सरकार चाहती है कि उनको बेल्स नहीं सुननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, बट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं बट फिर उसके अलावा तो सुप्रीम कोर्ट बैठा ही इसलिए है क्योंकि बेल एक्चुअल में पर्सनल लिबर्टी, सिविल लिबर्टीज, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है. ठीक है, कि अगर एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, कोई एक डिसेंट प्रेजेंट कर रहा है आपके खिलाफ, आप सरकार है, आपको नहीं समझ आ रही कि आपकी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन वो तो उनका फंडामेंटल राइट है ना. तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ये तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ चुका है दैट हु इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, अल्टीमेट गारंटर इट इज द सुप्रीम कोर्ट. देन सुप्रीम कोर्ट उसको जब यही इसी चीज के लिए बनाया गया है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, तो अगर हम यही काम नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या. इनफैक्ट ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो हमें बेल्स सुननी है, बेल की पिटिशन सुननी है, तो उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. तो अभी किरण रिजिजू का कहना है, हमारे लॉ मिनिस्टर का, कि क्योंकि इतनी सारी बेल सुनते रहते हैं इसीलिए पेंडेंसी ऑफ केसेस है, सो सुप्रीम कोर्ट शुड एक्चुअली गेट रिड ऑफ हियरिंग बेल पिटिशंस. तो ये हमारे एक गवर्नमेंट का स्टैंड है. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि अगर पॉक्सो को सी, अब ये ना एक टसल है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम तो लेजिस्लेचर को भी करने की जरूरत है ना. कुछ कुछ लॉज, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमने उस एडिटोरियल में भी देखा था कि लॉज को भी तो फिक्स करने की जरूरत है. जब लॉज में, बहुत सारे लॉज में एक इनहेरेंट टेंडेंसी है टू क्रिमिनलाइज, टू ओवर क्रिमिनलाइज और टू अरेस्ट, तो ऑटोमेटिकली ओवरबर्डनिंग तो होगी ना. चाहे वो कोर्ट्स में हो ओवर क्राउडिंग, चाहे वो फिर कोर्ट में जब आप चले जाएंगे जेल में हो ओवर क्राउडिंग, फिर जेल चले जाएंगे तो फिर आप बेल के लिए भी तो पिटिशन डालेंगे. तो एक्चुअल में लेजिस्लेचर को भी तो काम करना. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि अगर जुडिशरी में कुछ दिक्कतें हैं तो लॉ के लेवल पे पॉलिसी मेकर्स को भी कुछ सही चीजें करनी है. ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे लिखी है. क्रिमिनलाइजिंग अंडर एज सेक्सुअलिटी, 25% ऑफ पॉक्सो केसेस बर्डन दी ऑलरेडी ओवरबर्डन कोर्ट्स, thereby clogging up the criminal justice machinery even more. तो अब हम वो देख लेते हैं जो केस आपको मेंशन करना है. अभी देखिए, जो फिर यहाँ पे लेजिस्लेचर ने गलत सेट कर दिया है प्रेसिडेंट, ये लॉ ला के, वो जुडिशरी ने कहीं ना कहीं रेमेडी करने की कोशिश की है. एंड फाइनली जुडिशरी बहुत हद तक अपनी इंटरप्रिटेशन देती रहती है. जरूरी नहीं है कि हर चीज का, अब आप कहेंगे कि फिर ये तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है भारत में, तो लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है भारत में. ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट इन विजयलक्ष्मी वर्सेस स्टेट 2021, ये आपको मेंशन करना है, जहां पे इट मेड इट imperative to draw a line demarcating the nature of acts that should not be made to fall within the scope of this stringent law has become a tool in the hands of certain sections. तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने यही कहा था कि पॉक्सो तो एक टूल बन गया है कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के हाथ में, जहाँ पे आप बेसिकली
बस इसको वेपनाइज करते हैं। यू नॉट हैप्पी कि सामने वाला लड़का, उसकी फैमिली आपकी फैमिली को मैच नहीं करती, देन यू छोट ऑफ, है ना, फिर आप लड़ाई करते हैं और कोर्ट में ही लड़ने लग पड़े, मद्रास हाई कोर्ट में तो ये लोग कि ये लड़का बेवकूफ़ बनाना है एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट वाज ऑल लाइक दैट इन धर्मेंद्र सिंह वर्सेस, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, हाँ, एक सजेशन आप इस चीज़ को ले सकते हैं पॉक्सो में ही, ठीक है। In Dharmendra Singh versus State Government of NCT 2020, the Delhi High Court has attempted to increase the chances of bail of an accused in an innocent yet unholy physical alliance, or where there is tacit approval in fact by the girl and age difference between। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या है। यूएस की स्टेट्स में, मोस्टली यूएस की जितनी भी स्टेट्स है उसमें क्लोज इन एज एग्जेम्पशन दी जाती है कि अगर आप सपोज कीजिए कि रोमियो जूलियो टॉबी से कहा जाता है कि अगर एक लड़का है, वो सपोज कीजिए आप 24 साल का है, ठीक है, 24 साल का, और लड़की जो है वो 17 साल की है, तो ये एज गैप थोड़ा ज़्यादा है, अनहोली है ऑफ कोर्स ये अलायंस, पर इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में बेल दी जा सकती है। ऐसा कुछ सरकार कर सकती है, ऐसा कुछ पार्लियामेंट कर सकती है कि अच्छा इतना एज गैप होगा तो बेल मिल सकती है। ये दिल्ली हाई कोर्ट के इस पर्टिकुलर उसमें प्रेसिडेंट सेट किया गया था, ठीक है। तो यही यूएस में भी होता है कि एज ग्रुप बहुत ज़्यादा, मतलब फिर तो मैनिपुलेशन ही हो जाती है। एक 16 साल की लड़की है ना, तो एक फॉर एग्जाम्पल 35 ईयर्स का एक लड़का है, तो ये तो बहुत ही अनहोली अलायंस हो गई अगर हम बिल्कुल उस पर्सपेक्टिव से जाएंगे, जो सोसाइटी मोरालिटी एथिक्स, तो सोसाइटी जिसको सैंक्शन करती है। तो इतना एज गैप नहीं, अगर आप सच में ही मतलब एक्सप्लॉयटेशन का एक इशू है, तो लॉ मेकर्स कैन डू सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ एज गैप फिक्स कर सकते हैं कि इतना तो इतना अगर एज गैप होगा तो ठीक है, वो आपको बेल मिल सकती है उस केस में, बट ऑफ कोर्स वो केस बाय केस बेसिस पे डिपेंड करता है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट सम बेसिक थिंग। पुतिन सेज रशिया वांट्स टू एंड टू wants end to war in Ukraine, calls for diplomatic solution। तो पुतिन ने क्या कहा है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है थर्सडे को कि रशिया चाहता है कि अब वॉर को एक एंड पे लाया जाए जो यूक्रेन के साथ हो रही है, और अगर हमें एंड पे लेके आना है तो इनएविटेबली कैसे होगा एंड, एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही निकलेगा। देयर हैज टू बी सम नेगोशिएशन, कुछ हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कुछ वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, समथिंग दे वुड गिव टू अस, समथिंग वी विल गिव टू देम। ओके, तो पुतिन ने ये चीज बोली है। अब देखिए पुतिन में, अब ये कब बोला है पुतिन ने, एग्जैक्टली उसके एक दिन बाद जब जेलेंस्की यूएस गए थे, उनकी पहली विजिट थी अपनी कंट्री से बाहर इस तरह की, और वहां पे यूएस ने, जो बाइडेन ने उन्हें बोला कि हम अनवेवरिंग यूएस, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक आपको हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो पुतिन ने बोला कि वी विल स्ट्राइव फॉर एंड टू दिस एंड द सूनर द बेटर ऑफ कोर्स। पर ऐसा है कि व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि पुतिन ने अभी तक तो कोई इंडिकेशन नहीं दिखाई है कि वो सच में नेगोशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, कि एंड लाया जाए वॉर का। अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा बिल्कुल भी। एवरीथिंग इज डूइंग ऑन द ग्राउंड एंड इन द एयर bespeaks a man who wants to continue to visit violence upon the Ukrainian people and escalate the war। तो बस यही चीज लिखी है, let's see what happens। और बाइडेन ने कहा है, बाइडेन के स्पोक्स पर्सन ने बेसिकली, कि बाइडेन भी रेडी हैं टॉक्स के लिए, पर ऑफ कोर्स उसमें पुतिन में कोई सीरियसनेस दिखनी चाहिए, ऐसी हवा में बातें या अपनी इमेज सुधारने वाली बातें नहीं। और साथ ही में यूएस के जो अलाइज हैं, साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन अलाइज, इनसे भी बातचीत करने के बाद कोई हर्ज नहीं है बाइडेन को भी नेगोशिएट करने में, but there has to be a sense of seriousness within Putin। 16 army men killed as truck falls off mountain road in North Sikkim। So this is very very sad, क्योंकि हमारे एक्चुअली सैड 16 इंडियन आर्मी पर्सनल, जिसमें 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स थे, जीसीओज, उनकी जान चली गई है और 4 लोग इंजर्ड हैं। कैसे, एक ट्रक जो था जो जिसमें वो लोग प्रेजेंट थे, ट्रैवल कर रहे थे, इट फेल ऑफ अ माउंटेन रोड। तो ये बेसिकली दे वर टेकिंग अ शार्प टर्न एट जेमा। जेमा इज वेयर इट इज इन नॉर्थ सिक्किम, तो वहाँ के आसपास ऐसा ये इवेंट हुआ है। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज एक्सप्रेस्ड एंग्विश, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। ओके, तो जेमा इज नियर लाचेन, अराउंड 130 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल गैंगटॉक। तो ये आपको पता होना चाहिए। For 1 year from January, government makes food grains free for 81 crore people। Now before I start this article, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसका क्रिटिसिज्म अब आने वाले टाइम में अब हम एडिटोरियल्स कैसे देखने वाले हैं। There's been a debate about freebies, right? A lot about freebies in fact, और ये
ऐसा नहीं है कि एक बार इशू उठा और खत्म हो गया, ये अभी भी डिस्कस हो रहा है जब से श्रीलंकन क्राइसिस आया है। फिर आरबीआई की रिपोर्ट आई, आरबीआई की रिपोर्ट ने ये कहा कि पंजाब, केरला सेकंड नंबर पे, पंजाब नंबर 1 पे, दे आर अंडर हाई डेट और उनका श्रीलंका से भी बुरी हालत होगी। ठीक है, फिर उसके बाद रेवड़ी कल्चर का टर्म दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो मोर और लेस टारगेटेड एट द आम आदमी पार्टी ऑफ दिल्ली, नाउ पंजाब ऑल्सो। तो जिस तरह का फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री दिस फ्री दैट है ना, तो ये उन्होंने बोला कि दिस इज अ फ्री बी कल्चर। लेकिन साथ ही में what the current government at the center ruling party says is कि what these parties do, it is a freebie culture but what we do is welfareism, है ना, ऐसे ही इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। लेकिन इसको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा, इसमें तो एक बहुत थिन लाइन है। पहले इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा, मैं आपको बता रही हूँ कितना कॉम्प्लेक्स इशू है और कितना बड़ा इशू है कि खत्म ही नहीं हो रहा, अभी तक चल रहा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, इलेक्शन कमीशन ने भी एक नोटिस जारी कर दिया, गाइडलाइंस निकाल दी, राइट, अभी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि अच्छा यू शुड गिव योर सजेशंस ओवर द फैक्ट कि किस तरह की पनिशमेंट्स हो सकती हैं कि अगर आप अपने, जब आप कैंपेनिंग कर रहे हैं तो आप किसी चीज को प्रॉमिस कर रहे हैं, पोल प्रॉमिस, उसको फंड कहाँ से करेंगे, उसका सोर्स क्या होगा, कैसे चलेगा सब कुछ, तो आप वो भी अपने कैंपेनिंग के दौरान बताएं लोगों को, ठीक है, कि ये हमारा प्रॉमिस है और इसकी फंडिंग यहाँ से आएगी, ठीक है, इतने रिसोर्सेज यहाँ से आएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो दिस यू शुड ऑल्सो बी टेलिंग, आपकी कोई सजेशन है तो वो बताइए क्या पनिशमेंट हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन भी आ गई, ठीक है। ऑल्दो इनिशियली इलेक्शन कमीशन ने बोला कि मैं खुद को रिक्यूज करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन शुड नॉट बी इनटू इट, ये हमारा मैटर नहीं है, दिस इज अ पार्लियामेंट्री मैटर, दिस इज दिस एंड दैट। और क्या वेलफेयरिज्म है और क्या फ्री भी है, ये कंप्लीटली कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, क्या समय है, क्या क्रिटिकलिटी है सिचुएशन की, किस तरह की स्कीम है, और हम ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। पर फिर इलेक्शन कमीशन भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बना दिया फ्री बी के ऊपर। सो इट हैज बिकम अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, अ वेरी ब्रॉड डिबेट नाउ। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं सरकार के, प्रेजेंट केंद्रीय सरकार के, वो कहते हैं कि व्हाट वी डू बिकम्स रेवड़ी एंड व्हाट यू डू बिकम्स वेलफेयरिज्म, इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो साथ ही में इसको समझाने से पहले अभी हम आगे जो एडिटोरियल्स कल परसों देखेंगे ना, आप खुद पढ़ना, उसमें सब में यही सारी चीजें लिखी होंगी। एक फ्रीबी वाली चीज लिखी होगी, एक ये लिखा होगा कि 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता रही हूँ। नाउ दैट इट इज सॉर्ट ऑफ अ डिबेट जो है पब्लिक डोमेन में, तो आपको उसके हर डोमेन्स पता होने चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उस डिबेट से मतलब है, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम एंड यू शुड अंडरस्टैंड, ओके फाइन, दिस इज द थिंग, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, कंबाइनिंग फिजिकल प्रूडेंस एंड द इम्पेरेटिव ऑफ सेफ्टी नेट, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बहुत फिजिकल प्रूडेंस को भी हम ध्यान में रखते हैं, यानी कि हम ओवर एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये भी हमें पता है कि सही चीज नहीं है। और साथ ही में हमें ये भी पता है कि वेलफेयरिज्म भी जरूरी है, सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड करना जरूरी है, और दोनों को कंबाइन करके केंद्रीय सरकार इज वेरी स्मार्ट एंड इट हैज कम अप विद प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू बेनिफिशरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ओके, तो उन्होंने बोला है कि अभी तक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोविड-19 के टाइम पे लाई गई, बार बार इसे एक्सटेंड किया जा रहा था, अब उसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इस पर्टिकुलर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत क्या हो रहा था, जो आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितना ग्रेन मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर ओवर एंड अबव दैट आपको 5 किलो फूड ग्रेन्स फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो रहा था गरीब कल्याण अन्न योजना में। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब दैट हैज कम टू एन एंड, यानी कि गरीब कल्याण अन्न योजना हैज कम टू एन एंड। लेकिन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या होता है कि 5 किलो जो फूड ग्रेन है वो सब्सिडाइज रेट पे मिला करते थे, यानी कि अगर आपको चावल खरीदने हैं तो ₹3 पर केजी, वीट खरीदना है ₹2 पर केजी, कोर्स ग्रेन खरीदनी है ₹1 पर केजी, है ना, अब ये सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो हमने गरीब कल्याण अन्न योजना हटा दी, लेकिन जो NFSA में मिल रहा था वही हमने फ्री कर दिया। तो ये एक रिमार्केबल, एक लैंडमार्क डिसीजन है, ऐसा केंद्रीय सरकार द्वारा बोला जा रहा है। Now the Prime Minister has taken a historic decision to provide food security to the poor free of cost across the country. It also becomes important because food security, global hunger index, है ना, there's a lot of talk on it also. Food security issue, fertilizer security issue, है ना, जब से स्पेशली यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इस पे बहुत सारी बातें हैं। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन दैट लाइट ऑल्सो।
ओके, सो व्हाट इज NFSA? आई होप आप इसे जानते हैं, अब अपने स्टार्टिंग में कवर करते हैं इसको. तो इट कवर्स 81.35 करोड़ पीपल and center would bear the entire cost of rupees 2 lakh crore to provide them food security. Asked if the government has decided to, तो इन्होंने बोला है कि कल्याण अन्न योजना has been merged with NFSA. Now the entire quantity of 5 kg and 35 kg under the NFSA would be available free of cost. There is no need for additional food grains. ओके, तो NFSA आपको पता है 50% अर्बन पॉपुलेशन, 75% रूरल पॉपुलेशन को एनकम्पास करती है. तो जब भी आप फूड सिक्योरिटी पे एक आंसर लिखते हैं तो आप ये तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ये डेटा तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी नेट का मतलब क्या होता है, कि आप एक बहुत पॉपुलेशन हद तक उसमें अम्ब्रेला में लेके आए फूड सिक्योरिटी नेट में. तो 50% अर्बन पॉपुलेशन है, 75% रूरल पॉपुलेशन, इट्स ह्यूज, है ना. तो इसीलिए आपको ये लिखना पड़ेगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द हिंदू. अब द हिंदू में भी आई वुड वांट टू स्टार्ट विद एन आर्टिकल जो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यूपी एंड तमिलनाडु स्ट्रगल विद एनक्रोचमेंट इन सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स साइट्स. तो देखिए क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मॉन्यूमेंट्स, टूरिज्म, कल्चर, ये आपके लिए इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. GS1 में आपको GS1 के लिए इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि a lot is happening. G20 is happening. 200 meetings would take place at 56 different locations of India at various remote places. Some जिसमें कुछ हेरिटेज हमारा सिग्निफिकेंस हो एंड ऑल ऑफ दैट. धर्मशाला डिक्लेरेशन हैज बीन साइंड. स्वदेश दर्शन 2.0 has come up, and देखो हमारा देश is happening. Tamil, and Kashi Sangamam, so a lot of things. लेकिन हर चीज़ अच्छी ही नहीं है. Of course, टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज अगर हमें प्रपोर्ट करना है तो उसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स और चैलेंजेस होते हैं जो हमें देखने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2018 में. आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन इट जिसमें आपको ये सारे पॉइंट लिखने थे कि चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं. ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल, एक तो है कि पुलिस, यानी जब टूरिस्ट आती है ना, तो पुलिस भी तो अच्छी होनी चाहिए. टूरिस्ट को, फॉरेन टूरिज्म को स्पेशली जो हरासमेंट झेलनी पड़ती है बाकी ना, दिस इज, ये तो एक है ही ना कि अभी रिसेंटली जो मुंबई में हुआ था बीच पे, गोरी मेम और सेक्सुअल हरासमेंट जो है ना, फॉरेन टूरिस्ट को देख के कहीं होती हैं ऐसे इंसिडेंट्स. तो इसके खिलाफ जो टूरिस्ट पुलिस है, पुलिसिंग, उसमें तो अभी भारत सरकार ने, जो केंद्रीय सरकार है, इसके लिए भी एक इनिशिएटिव वो लोग लेके आए हैं कि 50:50 की पुलिस का रेशियो होगा. 50% विमेन, 50% मेन, ये टूरिज्म पुलिस की. तो ताकि विमेन सेंसिटिविटी भी इन्वॉल्व हो. गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड इनिशिएटिव, यू शुड बी मेंशनिंग इट. ओके, एक और चैलेंज आ जाता है. फिर दूसरा चैलेंज ये आता है जो स्क्रिबलिंग करने लग पड़ते हैं ऊपर जाके, कि ना, Ritu loves this, all of that. So that has to come to an end, because हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी सब कुछ आप लिखे, जो मैं बोल रहे हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी. ठीक है, कि यू विल रिस्पेक्ट योर मॉन्यूमेंट्स, है ना, ये आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, शुड शो डिग्निटी टुवर्ड्स इट, है ना, टू प्रिजर्व इट. तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है. आर्टिकल 51A, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट, बट दिस इज हैपनिंग, बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज टू टेक सम स्टेप्स अगेंस्ट इट. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ चैलेंज. अब एक और चैलेंज है, और वो चैलेंज हम यहाँ पे बात करेंगे. और यहाँ पे केवल वो चैलेंज की बात नहीं है. सिंस यू आर राइटिंग अ पॉइंट, एवरीबडी राइट्स जर्नलिस्टिक पॉइंट्स, यू कैन नॉट राइट जर्नलिस्टिक पॉइंट्स, क्योंकि अब तो competition has gone at another level altogether. Okay, so you will have to mention the acts also together. तो एक चैलेंज क्या है, मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये है एनक्रोचमेंट का चैलेंज. यानी कि अगर एक, सपोज कीजिए, लाल किला है, या फिर एक पर्टिकुलर, एक बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, तो उसके आसपास आप बहुत सारे हटमेंट्स आ गई हैं, बड़ी सारी रहने लग पड़े हैं लोग इलीगली, अनऑथराइज. तो दैट इज नोन एज इंक्रोचमेंट, है ना. तो उतना एरिया तो सरकार का वो है, प्रोटेक्ट करना, हमारी धरोहर है. तो उस इंक्रोचमेंट को डील करना भी बहुत जरूरी है. सो दिस इज, ये डेटा आपको क्या मेंशन करना है वो हम देखेंगे. तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज. तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें एनक्रोचमेंट देखी गई है, और फिर तमिलनाडु आता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आयरॉनिक एंड वेरी कोइंसिडेंटल ऑल्सो, क्योंकि हम तमिल और काशी संगमम देख रहे हैं ना. तो ऐसा मतलब अचानक से सबसे ज़्यादा ऐसे नंबर भी एक साथ आया है. सो सॉर्ट ऑफ कोइंसिडेंटल. तो उत्तर प्रदेश में 75 ऐसे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें एनक्रोचमेंट देखी जा रही है बहुत ज़्यादा. और तमिलनाडु में 74 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एनक्रोचमेंट देखी जा रही है. तो while 75 protected monument sites have been encroached upon in Uttar Pradesh, the corresponding, okay, this we have dealt with.
अब उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं पूरे भारत में। 743 मॉन्यूमेंट्स हैं जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड हैं उत्तर प्रदेश में, और तमिलनाडु में 412। Okay, so this is again some data. A total of 356 such heritage structures have encroachments across the country. तो ये आपको लिखना है. Okay, that out of यहाँ पे जो लिखा है, I would bring the cursor here. Out of 3695 centrally protected monuments in the country, 356 such heritage structures have encroachments. ये आपको लिखना पड़ेगा if you're writing about the challenges. Okay. In 2019, the government had informed the Rajya Sabha that there was, okay, this is not important. What is important for you then? अब देखिए, ये जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स सेंटर प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सेंटर का कौन सी बॉडी प्रोटेक्ट कर रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। द मॉन्यूमेंट्स आर रेगुलरली, तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैसे प्रोटेक्ट करता है? और अगर बाई चांस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, डू नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज अ लॉट ऑफ टूरिज्म एंड हेरिटेज एंड कल्चर एंड मॉन्यूमेंट्स इज गोइंग ऑन, ओके। तो क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ता है? उनको इंस्पेक्ट, अपने जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं, ताकि वो क्या कंडीशन है अभी प्रेजेंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मॉन्यूमेंट की, वो देखें। क्या नेसेसरी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन वर्क्स लिए जाने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, ओके। और साथ ही में हाउस को ये इन्फॉर्म किया गया कि वेरियस एक्शन टेकन बाय ASI आर ओके। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है ASI, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं ग्राउंड लेवल पे। दे फाइल पुलिस कंप्लेंट्स, ओके, इशूइंग शो कॉज नोटिस टू डिफॉल्टर्स फॉर द रिमूवल ऑफ सेट एनक्रोचमेंट्स। वो डिमोलिशन के ऑर्डर्स इशू करते हैं कलेक्टर को उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के इस तरह की एनक्रोचमेंट्स को रिमूव कीजिए, डिमोलिश कीजिए। द ASI रेगुलेट्स कंस्ट्रक्शन। अभी देखिए कितने एरिया में रेगुलेट करता है। तो पहले तो एक्ट देख लेते हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एक्ट 2010 के तहत ये क्या करते हैं कि 100 मीटर के अंदर अंदर की जो रेंज है एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के आसपास, उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही में इस 100 मीटर के आगे भी जो 300 मीटर है रेडियस, उसको भी रेगुलेट किया जाता है, ओके। तो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बेसिकली कहती हैं, दे सीक टू डू अवे विद द बैन ऑन द कंस्ट्रक्शन विद इन 100 meters ऑफ अ मॉन्यूमेंट एंड ओनली रेगुलेट कंस्ट्रक्शन विद इन 100 to 200 meters अंडर द एक्ट दैट प्रोटेक्ट्स द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ओके। दिस इज नथिंग मच, मतलब अभी बस इतना है प्रपोज किया गया है कि बैन मत लगाइए पर रेगुलेट कीजिए कि सही एनक्रोचमेंट्स हो, ठीक है, ताकि इकोनॉमी भी बढ़े, लोकल हैंडक्राफ्ट ये सब वगैरह। प्लीज चैलेंजेस पैनल टू एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट स्टेटस, शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस टू दलित कन्वर्ट्स। तो क्या हुआ है, बेसिकली एक रिट पिटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। रिट पिटिशन, अगेन always keep an eye on the basics of a particular thing. What is a writ petition? Writ petition can only be filed to protect your fundamental rights, ओके। तो यहाँ पे रिट पिटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार ने बोला है कि हम 3 मेंबर कमीशन बना रहे हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और हम एग्जामिन करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है जो हम शेड्यूल्ड कास्ट या उन दलित को दे सकते हैं जो हिंदुइज्म के तहत दलित कैटेगरी में आते थे, लेकिन दे गॉट देमसेल्व्स कन्वर्टेड टू आइदर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, सो दैट दे इवेड दिस सोशल हायरार्की प्रेजेंट इन द हिंदुइज्म, ओके। तो क्या उनको अब, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चाहे दूसरे रिलीजन क्यों ना हो, लेकिन उनके तहत भी वो सोशल हायरार्की रहती ही है और उनको वैसा ही ट्रीट किया जाता है, अपलिफ्टमेंट उनकी नहीं हुई है, इसीलिए उनको भी रिजर्वेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ने कहा, देखिए जो हिंदू दलित हैं या बुद्धिस्ट हैं या जैन्स हैं, जैन में तो खैर ऐसा होता ही नहीं, तो जैन्स आर मोस्टली अपर कास्ट पीपल, ओके, नॉट मोस्टली, एवरी जैन इज एन अपर कास्ट, तो इसलिए तो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट और सिख्स और ये सब वगैरह, ठीक है। तो लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में सरकार का 2019 का एफिडेविट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो ये कहता है कि इट बिकम्स ईजी। देखिए जिन्होंने बुद्धिस्ट में कन्वर्जन किया था वो सब कुछ डॉक्टर BR अम्बेडकर की कॉल पे किया था, तो उनकी हिस्ट्री बहुत रीसेंट है और उनको ट्रेस करना बहुत आसान है कि उन्होंने क्यों किया, क्या रीजन से, क्या सर्कमस्टांसेस थे। लेकिन अभी क्या है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो कन्वर्जन हुआ या जैसे भी, वो बहुत पुराना है और हमें ट्रेस करना एक्चुअलिटी, रिलायबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत इन्वेडर्स आए थे, देन क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, तो इट डेट्स बैक टू अ लॉन्गर पीरियड, तो इसलिए हम पता नहीं लगा सकते। सरकार का 2019 का एफिडेविट कहता है और सरकार का काफ़ी कम चांसेस हैं कि वो शेड्यूल कास्ट स्टेटस दे ऐसा, क्योंकि वो बहुत सारा बैकलैश भी है विश्व हिंदू परिषद, बाकी हिंदू महासभा वगैरह से कि दे आर अगेंस्ट इट,
ओके, तो लेकिन अभी ये रिट पिटिशन क्या कहती है, उन्होंने कहा है कि ये तो ज़बरदस्ती डीले करने वाली बात है। एक पैनल बना दिया है, कमीशन बना दिया गया है सरकार द्वारा इंक्वायरी का। तो ऐसा पहली बार तो कमीशन बनी नहीं है, ठीक है। ऐसा पिटिशन कहती है, द पिटिशन आर्ग्यूड दैट द सेंटर हैज फॉर्म्ड मल्टीपल सच कमीशंस, है ना, जिसमें फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी जो 1955 की इस सब्जेक्ट पे थी। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है देयर इज अ नीड टू गिव एससी स्टेटस टू दलित कन्वर्ट्स आल्सो। सो स्टॉप इट, स्टॉप द पैनल का ये भी जो कमीशन बनाई है, इसकी जो भी फंक्शनिंग है, स्टॉप इट, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो यू आर डीलिंग द जस्टिस टू दीज पीपल, तो आप बस इसे ख़त्म कीजिए और आप बस उस कमीशन की आज तक जितने भी डिसीजन लिए हैं उनको बस आप ऑनर करना शुरू कीजिए, दैट्स इट। Okay, so let's move on to another article. Xi reaffirms a governing principle for Hong Kong. तो शी जिनपिंग ने बोला है कि हम बीजिंग की कमिटमेंट पे अभी भी खड़े हैं कि बीजिंग already committed है that we would follow one country two systems for Hong Kong, ठीक है, because this is the best arrangement to maintain the city's prosperity and stability. I am laughing side by side because I highly doubt the intention of Xi Jinping. But nevertheless, what is written here, तो आप जानते हैं कि हांगकांग क्या थी, हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो जब वो वापस जा रहे थे 1997 में, उन्होंने कहा कि हम चाइना को सौंप के जाते हैं और अगले 50 साल तक आप बेसिकली एक वन कंट्री टू सिस्टम्स फॉलो करेंगे, क्योंकि हांगकांग वन चाइना पॉलिसी के तहत ऑफ कोर्स हांगकांग आता है चाइना के अंदर ही, ठीक है। हांगकांग है, तिब्बत है, बाकी ये जो एरियाज हैं, तो ये सारे आते ही ऑफ कोर्स ताइवान भी उसूलन आता है, बट हांगकांग में लेकिन क्या है कि हांगकांग डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन चाइना नहीं है। तो इसीलिए ये बेसिकली उनसे रीअश्योरेंस लेने के लिए चाइना से कि आप इनको अपनी तरह नहीं बना देंगे, तो इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल सिस्टम सोशल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको वैसे ही रहने देंगे। सो नो वंडर व्हाई हांगकांग हैज़ बीन अ वेरी गुड, अ वेरी अट्रैक्टिव साइट फॉर FDIs, बहुत सारी जॉब्स, भारत से भी बहुत लोग जॉब करने जाते हैं, है ना, हांगकांग में, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लिबरलिज्म दैट हैज़ बीन प्रेवलेंट है। बट चाइना क्या है, चाइना रिसेंटली 2020 में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आई है जहाँ पे आप डिसेंट नहीं कर सकते चाइना के खिलाफ, है ना, और ये सारी चीज़ें, जो भी कोई बोलेगा उसको जेल हो जाएगी। हांगकांग प्रोटेस्ट रिसेंटली आपको याद है जो हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें। कैपिटॉल रायट पैनल रिपोर्ट सेज ट्रंप लेट दैट फायर, तो क्या हुआ है, फाइनली 18 महीने इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद रिपोर्ट फाइनल ये बनी है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे USA के मिस्टर ट्रंप, उन्होंने चिंगारी लगाई थी इस आग की जो बेसिकली कैपिटॉल हिल में हुई थी, इन द सेंस दैट ही वाज द सॉर्ट ऑफ मास्टरमाइंड और ही डिडंट स्टॉप हिज सपोर्टर्स, और ऐसा फाइनली हो गया है। तो ये रिपोर्ट कहती है that he was criminally engaged in a multi-part conspiracy to overturn the lawful results, क्योंकि उनका ये था कि 2020 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं वो गलत हैं, फ्रॉड है, और जो बाइडेन नहीं जीते हैं एक्चुअल में, एंड ऑल ऑफ दैट। ये उन्होंने कहा था कि आई वुड नॉट एक्सेप्ट द वर्डिक्ट, है ना, ये सारी चीज़ें हुई थी। और इसीलिए जब उनके सपोर्टर्स ने अटैक किया कैपिटॉल को, उन्होंने बोला कि तो बिल्कुल सही किया है, तो उन्होंने रोकने की बजाय अप्रिशिएट किया था उनको। तो ये बेसिकली फाइनली पता चला है कि, और साथ ही में जो आउटगोइंग नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है हाँ, that the finding should be a clarion call to all Americans to vigilantly guard our democracy and to, हमारा वोट सिर्फ हमें उनको देना है जो ड्यूटिफुली डिफेंड कर सकती है हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को। तो ये चीज़ साथ में ये सारी बातें बोलिए। देखिए, लेकिन एक एडिटोरियल आया था एक दो दिन पहले द हिंदू में ही इससे रिलेटेड, जब इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट आने वाली थी, तो उसने कहा था कि ओके फाइन, कैपिटल हिल, ट्रम्प एंड ऑल ऑफ दैट, बट ट्रम्प, बात ये है कि अब 2000 ये जो 24 आई थिंक ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं US में, ट्रम्प उसमें ही इज कंटेस्टिंग राइट फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। तो एक तो ऐसे एक गलत प्रेसिडेंट, पहली बार US में ऐसा हो रहा है कि एक जो प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ एक रिपोर्ट साबित हो गई है, सबमिट हो गई है, और एक क्रिमिनल उनको डिक्लेयर कर दिया है। इम्पीचमेंट भी बार बार हुई, ऑल्दो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
अभी भी रिपब्लिकन पार्टी, देखिए जो जो बाइडन और ट्रम्प, बहुत ही कम मार्जिन से उनका रिजल्ट ज़्यादा था, तो इससे पता चलता है कि ट्रम्प का सपोर्ट बेस तो काफ़ी अच्छा है। स्पेशली अभी बाइडन का थोड़ा सा सपोर्ट रिसेंटली इसीलिए मिड टर्म इलेक्शंस में हो गया, बिकॉज अबॉर्शन राइट्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कॉन्जर्वेटिव हो गई है, तो उन्हें लगा कि फिर ट्रम्प तो और कॉन्जर्वेटिव हैं, वो आ जाएंगे तो बाकी सारे राइट्स भी चले जाएंगे। तो इसीलिए वो एक्सपेक्टेड यही था कि ट्रम्प की पार्टी ज़्यादा जीतेगी, पर ऐसा हुआ नहीं इस बार। लेकिन ऐसा कि मतलब एक जो इंसान इलेक्शंस लड़ रहा है, ये मैं उस एडिटोरियल की बात कर रही हूँ, तो उसके खिलाफ वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुका है और फिर उनको इतनी बैड लाइट में प्रेजेंट किया गया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये बेसिकली क्या होगा, ऑल दो ऑफ कोर्स ट्रम्प ने जो किया है वो गलत है, वो एडिटोरियल ये कहता था, बट स्टिल एक गलत प्रेसिडेंट यूएस में सेट हो चुका है। CAG pulls up DRDO for delay in completion of projects and failure to achieve key parameters. अब देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पे भी, इलेक्शन कमीशन पे, CAG पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है ना, ये क्वेश्चन आता ही है। स्टैट्यूटरी कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे आ सकता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स लेटली, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स। रिसेंट CAG की कोई अगर रिपोर्ट है, कोई करप्शन की है, कुछ भी है, यू शुड बी मेंशनिंग इट। पर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आप ना ही केवल CAG के आंसर में लिख सकते हैं, बट सिंस वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, है ना, ये हम पढ़ रहे हैं और इस पर बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, आने वाले कभी भी आ सकता है, GS3 पे क्वेश्चन। तो आप उसमें बहुत सारा जो नेगेटिव लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है कि ये बोले अब हम पर्टिकुलर इंपोर्ट बाहर से नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें आईना सारी हान, बहुत सब कुछ लिख सकते हैं आप उसमें। पर अब ये CAG की रिपोर्ट भी लिख सकते हैं जो एक रिमाइंडर की तरह है, ठीक है। Assessing the mission mode projects of the Defense Research and Development Organization, CAG ने बोला है, ये देखिए DRDO एक तो मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा है अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, और कॉस्ट ओवररन भी हो रही है। देखिए ये तो बहुत स्वाभाविक है ना, कि आज मैंने अगर कोई एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ठीक है, और फिर अगर मैं आज उसी के रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल खरीदूंगी तो वो सस्ते पड़ेंगे, अगर मैं आने वाले 2-3 साल बाद खरीदूंगी तो सेम रॉ मटेरियल जो उसमें लगना है वो महंगा होगा, तो कॉस्ट ओवररन तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, जो हमने सोची उससे ज़्यादा कॉस्ट ही लगेगी, ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। और साथ ही में प्रोजेक्ट्स को इरेगुलरली क्लोज किया जा रहा है, पहले ही उसको पूरे होने से पहले ही सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है, ओके, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें बहुत सारे की ऑब्जेक्टिव्स और पैरामीटर्स जो थे वो अचीव भी नहीं किए, उससे पहले ही उसको सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसको बिना कंप्लीट हुए सक्सेसफुल डिक्लेयर करने के बाद नए प्रोजेक्ट्स उठा लिए जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स उठा लिए, फिर उसके बाद पुराने प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू कर देते हैं जो कुछ कुछ अनअचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स रह गए। सो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। ये बेसिकली कहा जा रहा है CAG की रिपोर्ट द्वारा, इन 119 आउट ऑफ 178 प्रोजेक्ट्स द ओरिजिनल टाइम शेड्यूल्स कुड नॉट बी अडहेर्ड टू। नाउ सी द नंबर्स, 178 में से 119 प्रोजेक्ट्स में टाइम लिमिट, डेडलाइन नहीं पालन की गई। In 49 cases the additional time was in fact more than 100% of the original time frame, यानी कि additional, अगर जैसे हमने सोचा कि 4 साल में ये प्रोजेक्ट बनना है, तो फिर हमने बोला कि अच्छा थोड़ा सा टाइम हमें और चाहिए, तो 4 साल ही और हमने ले लिया, 5 साल ले लिए, तो मतलब ओरिजिनल टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है आगे बनने में। तो देखिए इसको, हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट द फैक्ट इज कि अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो CAG की रिपोर्ट उसमें रिमाइंडर की तरह आती है, उस पर काम किया जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ओवरऑल द डिलेज रेंज फ्रॉम 16% to 500% and extension of time for the completion of projects was taken multiple times. Time overruns in completion of mission mode projects were technologies either available or easily accessible defeats the purpose of taking them up on। अब देखिए मिशन मोड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप मिशन मोड में हैं, उसे कंप्लीट करना है, डेडलाइन है, इतना कॉस्ट है, और उतने में ही, उस दायरे में ही, उस बाउंड्री में ही हमें उसे पर्टिकुलरली कंप्लीट करना है, तो फिर तो मिशन मोड रहे नहीं ना, क्योंकि जो दायरा आपने टाइम का सेट किया आपने वो भी फुलफिल नहीं किया, जो दायरा आपने कॉस्ट का सेट किया आपने वो भी फुलफिल नहीं किया, तो वो फिर तो नाम को ही आप वो कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, मिशन मोड तो उसे बोला ही जाना चाहिए, ये CAG का कहना है, ओके। रशिया इंडिया कैन हेल्प इन रिवाइविंग इंट्रा अफगान डायलॉग, जमीर काबुलूफ। तो हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि बहुत सारे डायलॉग हुए थे जब तालिबान अभी टेक ओवर नहीं हुआ था, तब ऐसा था इंक्लूसिव सरकार बनेगी, दोहा टॉक्स, ये वो पता नहीं क्या क्या हुआ,
तो फिर उसके बाद बहुत सारी टॉक्स हुई जिसमें भारत को यूएसए ने जितनी भी टॉक्स की उसको एक्सक्लूड कर दिया, हमें इनवाइट ही नहीं किया गया था। पाकिस्तान था, ईरान था, ये सारे इनवाइटेड होते थे। पाकिस्तान का तो खैर यूज़ किया जाता है यूएसए द्वारा, कहीं ना कहीं अगर इमरान खान जी ये कहते हैं कि वो तुम आते हैं हमें यूज़ करके चले जाते हैं यूएसए, तो कहीं ना कहीं सच बात है बिल्कुल, ठीक है। तो खैर हमें इनवाइट नहीं किया गया। तो एक टर्म है ना जो बार बार पाकिस्तान और चाइना के लिए यूज की जाती है, दैट वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। पर अगर सच में कोई ऑल वेदर फ्रेंड्स है ना तो वो रशिया और इंडिया है। ऑल्दो ऑफ कोर्स बहुत सारी क्रिटिसिज्म है कि हम यूक्रेन वॉर है, जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है टोटली। पर कहीं ना कहीं यूएस ने भी सही नहीं किया है पास्ट में। ये जो आज हम मिलिटेंट अटैक्स देख रहे हैं, आए दिन हमारे कितने लोगों की जान जा रही है, इसका प्रिकर्सर आप उठा के देखिए, हिस्ट्री पढ़िए, सब यूएसए है। बहुत सारी चीजें हैं, खैर आई वुड नॉट गो इनटू दैट। बट हमारे जो रिश्ते हैं एक्चुअल में देयर हैजंट बी एनी ग्रीवेंस अगेंस्ट ईच अदर, ना ही रशिया का ना ही भारत का एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। तो ये चीज़, क्योंकि और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि तालिबान पे जो भी डिस्कशंस डायलॉग्स फॉर्मेट्स हुए, एक जो डिस्कशन फॉर्मेट था मॉस्को फॉर्मेट जो चल रहा है, उसमें इंडिया को इनवाइट किया गया। अभी भी जो डायलॉग होता है मॉस्को हमें इनवाइट करता है, तो हम क्यों ना मॉस्को का साथ क्यों छोड़े। बेसिकली एक क्वेश्चन ये उठता है, सिंस वी आर बीइंग रिस्पेक्टेड एंड डिग्निफाइड एंड बीइंग इंक्लूडेड इन ईच काइंड ऑफ रीजनल फोरम्स, एंड व्हाई शुड वी लीव मॉस्को। तो ये भारत का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये एक काबुल के डिप्लोमैट ने बोला है, यानी कि रशियन डिप्लोमैट इन काबुल, जो अफगानिस्तान में लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं रशिया के। उन्होंने बोला है कि रशिया और भारत साथ मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इंट्रा अफगान डायलॉग को रिवाइव करने के लिए। अगर तालिबान सजेस्ट करता है कि उसे ऐसी असिस्टेंस चाहिए, रिक्वेस्ट करता है, तो वी बोथ कैन कम टुगेदर एंड हेल्प देम आउट इन दिस डायलॉग। वो चाहते भी हैं डायलॉग, वैसे तो एक ये बात है ना, खैर। बट स्टिल यहाँ पे एक दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि यू रीडिंग अ लॉट ऑफ इट, तो कोई भी चीज़ फ्लैट नहीं हो सकती, हर चीज़ की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर साल में इतनी बुरी चीज़ें हुई, तो सब कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ दो तीन चीज़ें आपको अलग भी लगेंगी। तो there's a lot of complexity, nothing can be flat. ओके, तो वैसे ही यहाँ पे अभी क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन बैन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, क्योंकि ये बहुत साल रहे हैं काबुल में और काफी ग्राउंड लेवल की रियलिटी इन्हें पता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि वेयर इज इट, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट पर्टिकुलर पॉइंट फर्स्ट, कि एडुकेशन को लेके भी तालिबान एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। यहाँ ये लिखा है कि तालिबान में भी हर पर्टिकुलर फैक्शन का या फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का अपना एक ओपिनियन है। देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन दैट आउटफिट ऑल्सो अबाउट द इशूज लाइक एजुकेशन फॉर वुमेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो नदर्न प्रोविंसेस हैं उसमें तालिबान अथॉरिटीज ज़्यादा एडुकेशन को प्रमोट करती हैं, है ना, और वो थोड़ा सा ओके हैं विद प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द वुमेन एज कम्पेयर टू द सदर्न वाली जो रीजन्स हैं उसमें। तो ये चीज़ एक हमें पता चली है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बस मुझे आपको स्पेसिफिकली यही बताना था, नथिंग मच इन इट, ओके। ओके, लोकसभा विंटर सेशन कट शॉर्ट आफ्टर फ्लोर लीडर्स कंसेंसस। तो क्या हुआ है, लोकसभा विंटर सेशन चल रहा है, आपको पता है, लोकसभा राज्यसभा। तो फाइनली लोकसभा को एडजर्न कर दिया गया, साइन डाई, यानी कि इनडेफिनेटली एडजर्न कर दिया गया। फाइनली विंटर सेशन हैज कम टू एन एंड। लेकिन ये विंटर सेशन 6 दिन पहले ही खत्म हो गया स्केड्यूल से, दिसंबर 29 को खत्म होना था, पर इट वॉज कट शॉर्ट। ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनका ये कहना है कि सारे ही अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते, सबका कंसेंसस था इस पे, और इस वजह से इसको कट शॉर्ट कर दिया गया। क्योंकि जब काम हो ही गया है, प्रोडक्टिव था हाउस का सब कुछ, है ना, तो फिर क्या ही दिक्कत है। और साथ ही में हॉलीडे आ रही है, न्यू ईयर, है ना, क्रिसमस, तो इट्स गुड ओनली, सो फाइन, वर्क इज डन, ओके बाय। तो ये सब कुछ हुआ है बेसिकली। और साथ ही में प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, 97% प्रोडक्टिविटी थी ड्यूरिंग द 13 सिटिंग्स एंड 7 बिल्स वर पास्ड इंक्लूडिंग द सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल भी। अब देखिए यहाँ पे लेकिन जो है राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में आपको पता है जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो
चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ जी। अभी देखिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। हम डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ते हैं या फिर हम रोल ऑफ स्पीकर एक अलग से ही टॉपिक पढ़ते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें एक एलिगेशन जो लगाई जाती है वो होती है पोलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट, ठीक है। गवर्नर में भी पोलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट जो हमने अभी रिसेंटली केरला में देखा, तो केरला में ऑलमोस्ट यूनानिमसली ये सपोर्ट मिला है। हर इंटेलेक्चुअल ने, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने, कोई भी एडिटोरियल उठा के दे सकते हैं इसमें, एनीवन, हर किसी ने यही बोला है कि जो केरला के गवर्नर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से थोड़ा सा ओवरस्टेप किया, क्योंकि जो वो कि मैं अपना प्लेजर विड्रॉ कर लूंगा मिनिस्टर से एंड ऑल ऑफ दैट, वो कर ही नहीं सकते। ये उनका रोल ही नहीं है। उनका एड एंड एडवाइस पर रन करना है, ऑल ऑफ दैट उतना रोल है, उससे ज़्यादा ओवरस्टेप नहीं करना चाहिए। लेकिन एक एलिगेशन, एक रिसेंटली एडिटोरियल आया था जिसमें ये बोला गया कि जगदीप धनखड़ जी, ऑफ कोर्स अ वेरी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द फैक्ट इज एज सून एज ही केम इनटू राज्यसभा, तो उनका पहला जो एड्रेस था वो था कोलिजियम सिस्टम के ऊपर एक बैकलैश के हमें कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ एनजेक को लाना चाहिए। ये उनका आप कह सकते हैं एड्रेस था। तो कहीं ना कहीं चेयरमैन ये कर सकते हैं, या फिर इफ ही कैन कॉल ऑन द पॉलिसी मेकर्स टू डू दैट, ये सब वगैरह थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो नहीं, पर क्वेश्चन जरूर इस पे उठा है कि क्या ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के विद इन है। बिकॉज मोरलेस द चेयरमैन एंड द स्पीकर, चाहे भारत में ये चीज़ फॉलो नहीं होती कि वो अपने पार्टी जो टिकट है उसको गिव अप कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं तो नॉन पार्टिसन या फिर इस तरह का व्यूज़ आप नहीं रख सकते। बट ऑफ कोर्स वो क्या होता है, इस पे एडिटोरियल कोई आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी भी यहाँ क्या हुआ है कि जो सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस की जो एमपी हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि कोलिजियम सिस्टम को, और यानी कि स्पेशली जुडिशरी को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है ये, और एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरफ से ये आना और भी ज़्यादा कंसर्निंग है। तो इसमें इन्होंने नाम तो नहीं लिया जगदीप धनखड़ जी का, पर ऑफ कोर्स मेंशन, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइस चेयरमैन द्वारा एक कॉल दी जाना कि ये सही नहीं है, अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इशूज आर देयर कोलिजियम सिस्टम में। तो ये इस पे उन्होंने, आप कह सकते हैं, हिंट किया। तो इसके खिलाफ ऑफ कोर्स मिस्टर धनखड़ ने भी अपना रिप्लाई दिया, और उन्होंने बोला कि इट वाज सीवियरली इनएप्रोप्रिएट, और उन्होंने बोला कि मुझे ये करना ही था, क्योंकि आप ऐसे जो है हमारी पोस्ट इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स को नहीं डिमीन कर सकते। यू शुड बेयर इन माइंड दैट यू कांट सब्जेक्ट अस टू पार्टिसन सैंक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, पर अभी फिर इनको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन द्वारा के। और फिर क्वेश्चन बस इतना है कि क्या स्पीकर, क्या चेयरमैन, क्या गवर्नर ये कर सकते हैं कि नहीं। गलत सही की बात नहीं है। देखिए, अगर मैं केरला की भी बात करूं, तो ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सच है कि केरला की जो वार्सिटीज है उसमें करप्शन के केसेस सामने आए हैं। सही गलत मैं नहीं कह रही, केसेस सामने आए हैं, नेपोटिज्म वगैरह, फेवरेटिज्म, ये सब के, इतनी सी बात है। पर क्या गवर्नर अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। नहीं कर सकते एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्पीकर क्या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या चेयरमैन ये बोल सकते, क्वेश्चन बस इतना है, ठीक है। तो बस हम इतना ही खुद को भी सीमित रखेंगे, अपने एनालिसिस को भी। भारत बायोटेक्स नेजल कोविड वैक्सीन अवेलेबल एज बूस्टर, सो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि इतना बड़ा देखिए, हम भी लैक्स्ड एटीट्यूड नहीं ले सकते, लैक्सिटी के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में अगर एक थ्रेट है तो इवन दो उनकी वैक्सीन खराब है, पर स्टिल हमें भी तो अपने टोज पे रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इंकोवैक है उसको अब बूस्टर की तरह दिया जाना अलाउ कर दिया गया है। साथ ही में उत्तराखंड के गवर्नर ने कंसेंट दे दिया है, नोट दे दिया है। कन्वर्जन लॉ को अब इसको एक क्राइम बता दिया गया है, फोर्स्ड कन्वर्जन को। नथिंग मच इनटू इट, जस्ट एन इवेंट. Okay, so I think we have discussed all the articles. Okay, thank you so much. Please like the video.